Hello students, welcome to all of you at the YouTube channel of दीक्षाला क्लासेस। बच्चे कैसे हो आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हो ना? ठीक है स्टूडेंट्स, हम आपके लिए पूरा सिलेबस कवर करेंगे वीडियो बना के। जेई और नीट के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, इजीली कैसे सॉल्व कर पाओगे और एक से ज़्यादा मेथड से कैसे सॉल्व कर पाओगे, हमें आपको सारी बातें सिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए। आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाउट भी छोड़ सकते हो, आपको कोई डाउट पूछना हो तो। ठीक है, तो आज हम एक मेथड पढ़ेंगे POAC। ठीक है स्टूडेंट्स, POAC मेथड का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। स्टूडेंट्स, हमें ये मेथड पढ़ेंगे क्यों? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप गिवन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, या कंप्लीट केमिकल इक्वेशन आपको नहीं दिया रहेगा कि इक्वेशन पर लिखा भी नहीं रहेगा, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन रहेगा। तो वैसे क्वेश्चंस को आप विद द हेल्प ऑफ POAC मेथड सॉल्व कर सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको यहाँ बताऊंगा भी कि आप कैसे एप्लीकेशन करना है, और जो क्वेश्चन मोल मेथड से बन सकता है वो सारे क्वेश्चंस POAC मेथड से भी बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसे नाम से ही क्लियर है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मतलब ड्यूरिंग रिएक्शंस एटम कंजर्व होंगे। और हमने एक लॉ भी पढ़ रखा है, क्लास 9-10 से पढ़ते चले आ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मतलब जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास मिलेगा हमें। आप इसको अगर ऐसे समझो, जैसे हम अगर 5 kg गेहूं ले गए मिल में, तो हमें आटा कितना मिलेगा? हमें ऑब्वियसली आटा भी 5 kg मिलेगा। तो गेहूं क्या है? रिएक्टेंट है, आटा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो ठीक है, चलो मैं लिखता हूं। POAC का मतलब है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेथड हमने कब यूज करना है? जब आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं आ रहा हो या आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा हो। और दूसरा कब? दूसरा ये, जब क्वेश्चन में आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। ठीक है, जैसे नाम से क्लियर है, इसमें क्या होगा? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, इट मीन्स number of atoms at reactant side will be equal to number of atoms at प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अगर इसके बारे में मैं सेकेंड पॉइंट लिखूं तो मैं वो ये बोल दूंगा कि बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। बेसिकली यह कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है क्वेश्चंस। ठीक है, यह मेथड। अब इस मेथड का यूज आपने कहाँ करना है स्टूडेंट्स? आपने इस मेथड का यूज करना है जब आपको केमिकल रिएक्शंस बैलेंस नहीं हो या बैलेंस आपको करना नहीं आ रहा हो। हम एक अलग से ही पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, मोल पार्ट 2, और मोल 2 में हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेथड हमने कब अप्लाई करना है? This
method is used when there is no complete information is given in the question। जब क्वेश्चन में आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में कोई भी कंप्लीट डेटा गिवन नहीं होगा। सेकंड कब करेंगे सॉल्व? व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम पीओएसी कैसे अप्लाई करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तो मैं एक इक्वेशन से आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ। जैसे KClO3 एक कंपाउंड है, अगर आपने उसको हीट करोगे तो आपको मिल जाता है KCl सॉलिड प्लस O2 गैस। ठीक है, यहाँ से इस इक्वेशन को बैलेंस करना आसान है, फिर भी इस इक्वेशन को हम पीओएसी मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे और सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ अप्लाइंग पीओएसी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मेथड फॉर पोटेशियम एटम। पोटेशियम एटम को मैंने कंजर्व कर दिया है ड्यूरिंग द रिएक्शन, और वैसा होता भी है किसी भी केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में टोटल मास कंजर्व होता है। ठीक है, तो ऐसा ही होना भी चाहिए। तो अब देखो, अब हमें अभी इस इक्वेशन में यहाँ पर एक पोटेशियम एटम दिख रहा है, यहाँ भी एक पोटेशियम एटम दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसलिए पोटेशियम तो बैलेंस है, लेकिन पीओएसी मेथड लगाएंगे कैसे इस एटम के लिए वो देखो आप। जैसे अप्लाइंग पीओएसी मेथड कर दिया पोटेशियम एटम के लिए, तो अब इसका क्या लिखेंगे हम? इसका मतलब तो यही हुआ कि नंबर ऑफ पोटेशियम एटम एट रिएक्टेंट साइड, ठीक है, RS4 रिएक्टेंट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ पोटेशियम एटम एट प्रोडक्ट साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने PS को लिखा है प्रोडक्ट साइड। चलो, तो अब देखो नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड सेम है। अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स को डिवाइड कर दिया किससे? एवोगाड्रो कांस्टेंट से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमें मोल मिल जाएगा। तो अगर मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट। अब मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया है, तो गिवन नंबर को मैंने डिवाइड कर दिया एवोगाड्रो कांस्टेंट से, तो इसका बाद हम ऐसे लिख लें मोल ऑफ पोटेशियम एटम एट रिएक्टेंट साइड is equal to mole of potassium atom at प्रोडक्ट साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं हो जाए। मोल क्यों लिखा है? बिकॉज अगर आपने गिवन नंबर को डिवाइड कर दिया है एवोगाड्रो कांस्टेंट से तो मोल मिल जाता है। मोल का फॉर्मूला भी यही है। मोल का फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया है वो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो अब से हम ये वाला लाइन नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइड। अब हम सीधे ये लिखेंगे कि किसी भी एटम का मोल जितना रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही मोल प्रोडक्ट साइड होना है। तब से हम डायरेक्टली इस लाइन को यूज करेंगे।
तो चलो हम पोटेशियम का मोल लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ देखोगे पोटेशियम फ्री स्टेट में नहीं है, पोटेशियम किस स्टेट में है, कंबाइंड स्टेट में है, कंपाउंड के फॉर्म में है। प्रोडक्ट साइड में भी पोटेशियम कंपाउंड के फॉर्म में है। अब देखो, अब अगर आप सोचोगे कि KClO3 का एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो अगर आप देखोगे कि KClO3 का अगर आपने एक मॉलिक्यूल बनाना है तो आपको पोटेशियम का भी एक मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, क्लोरीन का भी एक मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर आपने एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखोगे तो पोटेशियम का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम, ऑक्सीजन का 3 एटम। तो अगर आपने एवोगाड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल चाहिए KClO3 का, तब पोटेशियम एटम कितना होगा, पोटेशियम एटम होगा एवोगाड्रो नंबर के इक्वल, क्लोरीन एटम भी होगा एवोगाड्रो नंबर के इक्वल और ऑक्सीजन एटम होगा 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो आपको सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपने एक मोल KClO3 बनाना है तो आपने पोटेशियम का 1 मोल लेना होगा, क्लोरीन का 1 मोल लेना होगा और ऑक्सीजन का 3 मोल लेना होगा। तो ठीक है, तो 1 मोल KClO3 के लिए पोटेशियम भी कितना होगा, 1 मोल ही रिक्वायर होगा। और पोटेशियम फ्री स्टेट में तो है नहीं, कंबाइंड स्टेट में है, तो मैं वैसा लिख दूंगा नंबर ऑफ पोटेशियम एटम के बदले कि मोल ऑफ पोटेशियम एटम इज इक्वल टू मोल ऑफ पोटेशियम एटम एट रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मोल ऑफ KClO3 और सिमिलरली मोल ऑफ पोटेशियम एटम एट प्रोडक्ट साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल ऑफ KCl। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली KCl भी कैसे बना है, एक मॉलिक्यूल अगर आपको KCl का बनाना है तो पोटेशियम भी कितना चाहिए, 1 एटम चाहिए। तो अगर आपको एवोगाड्रो नंबर के इक्वल KCl मॉलिक्यूल चाहिए तो पोटेशियम भी कितना लेना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल लेना पड़ेगा। मतलब जितना मोल KCl का होगा उतना मोल पोटेशियम का होगा। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने ये देखा कि हमने कैसे अप्लाई किया, किसके लिए, पोटेशियम एटम के लिए POAC मेथड कैसे अप्लाई किया। अब मैं POAC अप्लाई करता हूँ। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, मैं ये मिटाता हूँ, नीचे इक्वेशन रहने दूंगा मैं। ठीक है, यह इक्वेशन को सबसे ऊपर लिख देता हूँ मैं। इक्वेशन है अपना KClO3 सॉलिड में है, अगर आपने इसको हीट कर दिया तो ये बनेगा KCl सॉलिड प्लस O2 गैस। ठीक है, मैं इक्वेशन मिटा देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ, देखना आप ध्यान से, अप्लाइंग POAC फॉर क्लोरीन एटम। चलो अब देखो, आप क्लोरीन के इधर है, फ्री स्टेट में नहीं है, कंबाइंड स्टेट में है, रिएक्टेंट साइड में। और क्लोरीन का कितना मोल होगा, जितना मोल KClO3 का होगा। जैसा पोटेशियम के साथ समझाया था वैसा ही क्लोरीन के लिए। तो लिख दूं, मैं लिख देता हूं। अब मैं नंबर नहीं लिखूंगा, सीधा मोल लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसा मैं लिख देता हूं कि मोल ऑफ क्लोरीन एट रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मोल ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू मोल ऑफ KClO3 और सेकेंड मोल ऑफ क्लोरीन एट प्रोडक्ट साइड इज इक्वल टू मोल ऑफ KCl। और यह दोनों क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू मोल ऑफ KCl। ठीक है, अब मैं चलो नेक्स्ट क्या करता हूँ, अप्लाई POAC फॉर ऑक्सीजन एटम। तो ठीक है, तो मैं ये
लाइन अब नहीं लिख रहा हूँ, या समझ गए हो आप कि सिंपली क्या लिखना है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम एट रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम एट प्रोडक्ट साइड। ठीक है, चलो लिख ही देता हूँ, कन्फ्यूजन मत होना आप थोड़ा सा भी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, हमेशा एटम के बारे में लिखेंगे, एट रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम एट प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अब आप देखो इधर साइड ऑक्सीजन क्या है, कंबाइंड स्टेट में है, वहाँ O2 के फॉर्म में। हमें कभी भी सोचना है, किसी भी एटम के लिए अप्लाई करना है तो हमेशा एटॉमिक फॉर्म में सोचना है, कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं सोचना है। तो यहाँ तो ऑक्सीजन कैसे है, कंबाइंड स्टेट में है। अगर आप देखोगे ऑक्सीजन का मोल तो कितना होगा, देखो आप, अगर आपने 1 मोल KClO3 बनाना है तो आपको ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा 3 मोल। ठीक है, तो मैं इसका लिख दूं, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम एट रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू 3 इंटू मोल ऑफ KClO3 और मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम एट प्रोडक्ट साइड। तो इधर क्या है, इधर ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो 2 इंटू मोल ऑफ O2। O2 का अगर आपने 1 मोल बनाना है तो कितने ऑक्सीजन एटम चाहिए होंगे, 2 मोल ऑक्सीजन एटम चाहिए होगा। तो आपने देखा, मैंने आपको इन तीनों एटम्स के लिए POAC मेथड कैसे अप्लाई करते हैं वो करके दिखाया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम POAC पर बेस्ड ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दिया कि 31 ग्राम ऑफ P4 एंड 32 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स कंप्लीटली, मतलब P4 और O2 कंप्लीटली रिएक्ट कर लेते हैं, दोनों में से कोई नहीं बचेगा, टू फॉर्म ओनली P4O6 एंड P4O10। चलो, मतलब P4 और O2 रिएक्ट करते हैं तो क्या बना सकते हैं, ये बना लेते हैं P4O6 और P4O10 बना लेते हैं। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, हम विद द हेल्प ऑफ POAC मेथड इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो मान लेते हैं कि P4A6 का X मोल बना है और P4O10 का Y मोल बना है। ठीक है, अब देखना, हम करते हैं अप्लाई POAC फॉर फॉस्फोरस एटम। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया आपको सिमिलरली, तो क्या लिखेंगे, मोल ऑफ फॉस्फोरस एट रिएक्टेंट फॉस्फोरस एटम एट रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम एट प्रोडक्ट साइड। अब फॉस्फोरस देखो रिएक्टेंट साइड में क्या है, P4 के फॉर्म में है, तो हम क्या लिख ले, अगर आपने P4 का 1 मोल बनाना है तो फॉस्फोरस एटम का कितना मोल चाहिए होगा, कितना रिक्वायर होगा, ऑब्वियसली 4 मोल रिक्वायर्ड होगा। ये बात आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, मैंने प्रीवियसली वीडियो में भी ये सब बातें बताई हैं। चलो, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, 4 इंटू मोल ऑफ P4, ये हो जाएगा फॉस्फोरस एटम का मोल। और आप इधर देखो, फॉस्फोरस एटम P4O6 में भी फॉस्फोरस है और P4O10 में भी फॉस्फोरस है। तो अगर आप इस कंपाउंड का देखोगे, P4O6 से कितना मोल बना है, X मोल, तो फॉस्फोरस एटम कितने हो जाएंगे, 4 इंटू मोल ऑफ P4O6 X है, प्लस 4 इंटू मोल ऑफ P4O10
ये कितना है, y है। तब मोल ऑफ P4 दिया है क्या, दिया हुआ 31 ग्राम। तो आप इसको लिख सकते हो, मोल क्या होता है, मोल होता है गिवन मास, तो 31 ग्राम दिया है अपॉन 4 इंटू, और फॉस्फोरस का कितना होता है, एटॉमिक मास 31 होता है, तो लिख लिया, तो 4x प्लस 4y। तो आप कर लोगे तो ये कट जाएगा, और आप देखोगे P4 का मोल, ठीक है, ये साथ 4 भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 इजक्वल टू 4x प्लस 4y। ये अप्लाई कर दिया है मैंने फॉस्फोरस एटम के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम के लिए पीओसी अप्लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा मैं इसको इधर लिख देता हूँ इस छोटे से जगह में, ताकि आपको एक साथ ही दोनों का पीओसी कैसे अप्लाई किया है वो दिखाई दे। तो अप्लाई पीओसी फॉर ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो अब क्या है, मोल ऑफ ऑक्सीजन एट रिएक्टेंट साइड देखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2 इंटू मोल ऑफ O2, और इसमें देखो आप इधर 6 हो जाएगा, इधर P4O6 के एक मोलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम है, 6, तो एक मोल में कितने होंगे, ठीक है, वो निकाल सकते हैं हम लोग। ऑब्वियसली P4O10 में एक मॉलिक्यूल आपको फॉर्म करना है, तो आपको 10 ऑक्सीजन एटम चाहिए होगा, तो वाई मॉलिक्यूल ऑब्वियसली 10y चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू वाई। अब 2 इंटू, अब O2 का मोल निकाल के देखते हैं, O2 का कितना दिया है, 32 ग्राम दिया है गिवन मास, और मोलर मास O2 का भी कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। और इधर हो जाएगा 6x प्लस 10y, वे 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इजक्वल टू 6x प्लस 10y। अगर आप 2 भी कॉमन कर लोगे तो हो जाएगा 1 इजक्वल टू 3x प्लस 5। अब देखो हमारे पास अननोन भी कितने हैं, 2 है, और इक्वेशन भी कितने हो गए, 2 हो गए। तब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं ऊपर क्वेश्चन मिटाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तब हमने बस करना क्या है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है 1 इजक्वल टू 4x प्लस 4y। अगर आप देखोगे तो हो जाएगा 1/4 इजक्वल टू x प्लस वाई। इक्वेशन 1 है अपना मिला हुआ। इक्वेशन 2 क्या है, 1 इजक्वल टू 3x प्लस 5y। इक्वेशन 2 है। हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर ही देता हूँ मैं यहीं पर ही, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं कर दूँ तो ये हो जाएगा, मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो आप इधर सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, ये 3/4 इजक्वल टू 3x प्लस 3y, और ये रह जाएगा 1 इजक्वल टू 3x प्लस 5y। ठीक है, अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन को माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इजक्वल टू 2y। ये सॉल्व करके आप देखोगे तो ये 1/8 आ जाएगा। तो y का कितना मोल बनना है, 1/8 मोल। अब y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो इस इक्वेशन में, तो आपको x का वैल्यू भी मिल जाएगा। मैं कर देता हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1।
तो क्या आ जाएगा 1/4 इजकल टू एक्स प्लस 1/8। ठीक है, तो एक्स इजकल टू आ जाएगा, अरे बस तो आपको एक्स और वाई दोनों का मूल पता चल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखो कि लिखा है कि 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 was treated by a series of reagents so as to convert all of its carbon to K2ZN3 Fe6 whole twice। अब इस क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स, जो मैंने सेकेंड बात बताई थी आपको कि पीओएसी कब यूज करेंगे। सेकेंड मैंने बोला था कि आपको पीओएसी तब यूज करना है जब क्वेश्चन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं गिवन हो अबाउट केमिकल रिएक्शंस, अबाउट केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब सीरीज ऑफ रिएजेंट हुआ है, अब कितना हुआ है हमें कुछ नहीं इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप मोल मेथड से सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको पीओएसी मेथड आना जरूरी है। अब ये पीओएसी मेथड से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो आप इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है K2CO3 था, सीरीज ऑफ रिएजेंट्स, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हुए होंगे। अब कितने स्टेप्स हमें कुछ नहीं गिवन है। ठीक है, और प्रोडक्ट में है जिंक भी है, आयरन भी है, हमारे नाइट्रोजन भी है, हमारे पास रिएक्टेंट पोटेशियम दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, ऑक्सीजन एटम दिख रहा है। तो बाकी कौन से कंपाउंड ने K2CO3 से रिएक्शन किया है ये इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको पीओएसी मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट हम लिख लेते हैं। प्रोडक्ट है हमारा K2ZN3 Fe(CN6) होल ट्वाइस। ठीक है, चलो मैं लिखता हूं अप्लाई पीओएसी। अब देखो किस एटम के बारे में, किस एटम पर आप पीओएसी अप्लाई कर सकते हो। तो जो एटम पूरा कंज्यूम हो गया है ड्यूरिंग रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया है कि ये कंप्लीटली रिएक्शन करता है या रिएक्शन पूरी कंप्लीट है, ऐसा कुछ नहीं इंफॉर्मेशन दिया है। केवल इंफॉर्मेशन ये दिया है कि कार्बन एटम कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो मतलब आप पीओएसी किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ओनली फॉर कार्बन एटम्स। अब बाकी सारे एटम्स जैसे पोटेशियम, ऑक्सीजन, ये सब कंप्लीटली कंज्यूम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसके बारे में हमें कोई भी क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जिस एटम के बारे में हमें क्लियर कट इंफॉर्मेशन है हम उसी का यूज करेंगे। तो अप्लाइंग पीओसी फॉर कार्बन एटम, सिंपल। ठीक है, लिखा भी है कि इट्स कार्बन एटम सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन एटम। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कार्बन एटम के लिए पीओसी लगा दिया। तो अब मैं बोल रहा हूँ बार बार आपको कि हम नहीं लिखेंगे बार बार कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एट रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम एट प्रोडक्ट साइड। हम सिंपली अब इन टर्म्स ऑफ मोल लिखने वाले हैं, आपको बताया भी है। तो मोल ऑफ कार्बन एटम एट रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन एटम एट प्रोडक्ट साइड। ठीक है, पीएस फॉर प्रोडक्ट साइड, आरएस फॉर रिएक्टेंट साइड। तो अब देखो रिएक्टेंट साइड में भी कार्बन फ्री स्टेट में नहीं है, कंबाइंड स्टेट में है। K2CO3 का अगर आपने एक मॉलिक्यूल बनाना है तो कार्बन एटम कितना चाहिए, एक चाहिए। तो अगर आपको एवोगाड्रो नंबर के इक्वल यानी कि एक मोल अगर K2CO3 बनाना है तो कार्बन एटम भी एवोगाड्रो नंबर के इक्वल चाहिए, मीन्स एक मोल ऑफ कार्बन एटम चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि मोल ऑफ कार्बन एटम एट रिएक्टेंट साइड किसके इक्वल है, कार्बन एटम तो एक ही है, तो 1 इंटू मोल ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू अ मोल ऑफ कार्बन एटम एट प्रोडक्ट साइड। देखो प्रोडक्ट साइड में अगर आपने ये पूरा प्रोडक्ट बनाना है, दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K2ZN3 Fe(CN6) होल ट्वाइस। तो अगर आपको इसके इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं, तो 6 तो मुझे यही दिख रहा है और इसका होल ट्वाइस भी है, मीन्स 12 कार्बन एटम है, 12 कार्बन एटम है। तो अगर आपने इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक मोल बनाना है तो कार्बन भी कितना मोल चाहिए होगा,
12 मोल चाहिए होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बातें आपको इत्मीनान से क्लियर कट समझ में आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 12 इंटू मोल ऑफ K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस। ठीक है, अगर आपने इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बनाना है तो आपको कार्बन कितने एटम चाहिए, 12 एटम। तो अगर आपने इस कंपाउंड का 1 मोल बनाना होगा तो कार्बन 12 मोल चाहिए होगा। ठीक है, बस लिख लिया। अब देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। K2CO3 का मास गिवन है तो हमें मोल का फॉर्मूला पता है, गिवन मास अपन मोलर मास। क्वेश्चन में आपको डाटा गिवन है कि K2CO3 का मोलर मास 138 है, कर लिया, इक्वल टू 12 इंटू, हमें पूछा कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट, तो वेट निकालना है हमें, तो मोल क्या होता है, गिवन मास, यानी कि ये तो वेट निकालना ही है, तो लिख दिया इसको W अपन मोलर मास। तो मोलर मास कितना है दिया है क्वेश्चन में, वो है 698। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा वेट W कितना आना है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को मोल मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हो कि यह कितना इजीली सॉल्व हो गया है POC मेथड से। तब यहाँ से आपका वेट आ जाएगा, मुझे लगता है कितना आना चाहिए वेट आ जाएगा आपका 11.6 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, देखा आपने मोल मेथड से हमने क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आप और भी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में या जो भी अच्छे क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन मोल, आप उनको सॉल्व करें और आप कोशिश करें कि POC मेथड यूज करें। ठीक है, तो आपको अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या आप हमारे Facebook पेज को लाइक करिए और वहाँ पर भी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए और कोई भी डाउट होने पर पूछते रहिए। और इस साल जितने भी स्टूडेंट्स जो नीट और JEE के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी हम छोटे छोटे वीडियोज़ रिकॉर्ड करेंगे बेस्ड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।